नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेप ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे देश में रेप फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम है। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि देयर वर 31,677 रेप केसेस रिकॉर्डेड ऑल ओवर द कंट्री। और ये आंकड़े सिर्फ रिकॉर्डेड आंकड़े हैं, अनरिकॉर्डेड जाने कितने हैं। इंडियन पेनल कोड ने रेप के अगेंस्ट बहुत सारे रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए हैं टाइम टू टाइम। आइए जानते हैं कैटेगराइजेशन क्या होता है और इंडिया के वो महत्वपूर्ण डिसीजंस जिसको हम रेवोल्यूशनरी डिसीजंस कह सकते हैं। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी गेस्ट एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला। एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका एक अपना एनजीओ चलता है विजय फाउंडेशन के नाम से। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, हम आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन काफी सीरियस है। हम ये जानना चाहते हैं कि रेप जो है ये एक्चुअली क्या है। नमस्कार रचना जी और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत नमस्ते। हम एक पूरी सीरीज में हम ये बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने जैसे मैरिटल रेप की बात की थी, इस बार हम रेप की बात करते हैं। तो रेप जो हमारे आईपीसी में है, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 375 और 376 में ये डील करते हैं, जहां पे कहते हैं अगर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ बगैर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो उसे हम बलात्कार या रेप कहते हैं। हम सेक्शन 375 को फर्दर इलैबोरेट करते हैं तो हमारे यहाँ 6 कैटेगराइजेशन दिए हैं, जिसके तहत अगर वो चीजें फुलफिल होती है तो जिसको हम रेप कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लॉज में ये कहते हैं इट इज अगेंस्ट हर विल। अगेंस्ट हर विल जब होगा तो वो फिजिकल रेजिस्टेंस देगी उस सूरत में। सेकंड में आता है कि विदाउट हर कंसेंट। विदाउट हर कंसेंट में क्या होगा कि वो फिजिकल रेजिस्टेंस तो नहीं देगी परंतु उसकी सहमति नहीं है। थर्ड कैटेगराइजेशन में है कि औरत की कंसेंट है परंतु वो कंसेंट जोर जबरदस्ती से ली गई है, विच इज अंडर थ्रेट ऑफ डेथ या हर्ट टू हर और एनी ऑफ हर फैमिली मेंबर या उसके कोई भी नियर एंड डियर वन। ये तो हो गई तीसरी क्लॉज। चौथे क्लॉज में क्या होता है कि कई बार जैसे पुरुष होते हैं वो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं मैरिजेस की, और इवन टू द एक्सटेंट जाकर के कहीं मंदिर में गंधर्व विवाह भी कर लेते हैं, और वो औरत ये सोचती है कि हमारी शादी हो गई है। तो औरत का जो प्रिजम्पशन है कि शी इज अ लीगली वेडेड वाइफ टू दैट मैन, बट वो मैन कहीं भी उस में नहीं इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ दिखावट के लिए वो कर रहा है, और उसको फॉल्स इंप्रेशन में ला करके मैरिज का प्रॉमिस करके या झूठ मूठ की मैरिज परफॉर्म करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। ये तो चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति में क्या होता है कि अगर किसी भी महिला को अंडर इंटॉक्सिकेशन स्टेट में ला करके उसको दारू पिला के, कोई ड्रिंक्स पिला के या कोई भी ड्रग दे करके, और या उसकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इम्बैलेंस ऑफ माइंड है, थोड़ी दिमागी रूप से कमजोर है, तो उस सूरत में अगर कोई लड़की कंसेंट दे भी रही है तो वो उसका जो नेचर है कंसेंट का या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है उससे अवेयर नहीं है। तो इस सूरत में क्या होता है कि उसको भी रेप माना जाएगा, हालांकि कंसेंट है परंतु क्योंकि वो नेचुरल तरीके से, रीजनेबल तरीके से सोच नहीं पा रही है, इसीलिए उसको हम वहां भी रेप कहते हैं। और छठी स्थिति ये आती है जहां पे कि कोई भी लड़की 18 वर्ष के नीचे है, even though she has consented to have a physical relationship with a man, लेकिन चूंकि कानूनी रूप से वो माइनर है इसलिए वो उसको भी हम रेप कहेंगे। तो ये 6 स्थितियां बनती है। जो हमने ये जो 6 हमने क्लॉजेस दिए, लेकिन हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है, अगर वो पुरुष उस स्त्री का पति है और उससे जोर जबरदस्ती के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है
तो वो उसको रेप नहीं माना जाएगा। हम रेप को हिस्टोरिकली देखना चाहें तो इसको किस प्रकार से देखें? रचना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हम सबसे पहले इवॉल्व कैसे किया है ये लॉ, ये पूरा सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि इंटरनेशनली हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि पहले जो विमेन थी, जो फीमेल थी, उसको प्रॉपर्टी मानते थे। तो कोई भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसमें कॉम्पनसेशन होता है, वो सिविल केस होता है। क्रिमिनल केस में पनिशमेंट मिलती है, सिविल केस में कॉम्पनसेशन मिलता है। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी लड़की का रेप हो गया, अगर वो वर्जिन है समझिए, तो उसके को प्रॉपर्टी समझा जाता था, उसके पिता या उसके पति की प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए अगर लड़की वर्जिन है, तो वर्जिन होने की स्थिति में जो फादर है उसको कॉम्पनसेशन दी जाती थी, और जो पुरुष उसका रेप करता था उससे उसकी शादी कर दी जाती थी। ये तो एक हो गई स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या होता था कि अगर वो लड़की मैरिड है, तो उस स्थिति में उसको कहते थे कि वो अडल्टरस रिलेशनशिप में आ गई है, और रेपिस्ट के साथ उस लड़की को भी मृत्यु दंड दे देते थे। तो ये बड़ी भयानक स्थिति थी। उसके बाद अगर हम हिब्रू लॉ की बात करते हैं, तो वहां पे था कि आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ। तो उसमें अगर लड़की का रेप कर किया जाता था, तो फादर जो होता था विक्टिम का, उसके पास अधिकार था कि वो जो परपिट्रेटर है रेप का, उसकी वाइफ को रेप कर ले। तो ये आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ। तो ये जो था कहीं बड़ा इम्बैलेंस है, क्योंकि जिसका रेप उसका फादर कर रहा है उसकी तो कोई दोष नहीं है, परंतु वो अननेसेसरी, क्योंकि प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं वुमेन को यहां तक। फिर थोड़ी सी समय जब बदलता है, तो सेल्टिक लॉ की बात करते हैं, जब प्री ब्रिटिश टाइम में, जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लड़की की कंसेंट होनी चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, यानी अल्कोहल के या ड्रग्स के किसी भी इन्फ्लुएंस में है, तो उसकी कंसेंट होने के बावजूद भी उसको रेप माना जाएगा। और बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है कि 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में जाकर के ब्रिटेन में ये हो गया कि अगर जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स, जो परपेट्रेटर है क्राइम का, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ब्रिटिश मोनार्क के पास ये अधिकार आ गया था कि वो उस परपेट्रेटर को पनिश करे। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है कि जो रेप एज अ क्राइम बिकम्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो हम एक और जानकारी देंगे कि जब भी क्रिमिनल कोई एक्ट होता है, तो हमेशा स्टेट वर्सेस राम होता है। सिविल में क्या होगा था, राम वर्सेस श्याम होता है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट पीपल। तो स्टेट का इसमें रोल आ जाता है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं, तो आईपीसी हमारी 1860 में आती है, जब ब्रिटिशर्स थे, और इन्होंने, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया, सेक्शन 375 और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एक्सेप्शंस, तो ये सारी चीज हमको हमारे 1860 के आईपीसी में मिलती है। इसको कैटेगराइज, जो आपने इसके पहले भी हमें बताया कि वुमेन्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं, माइनर है, एडल्ट है, मैरिड है, अनमैरिड है, वर्जिन है। तो जब हम इंडिया के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो इसको कैटेगराइजेशन कैसे होगा with regards to Indian Penal Code punishments? अगर हमने कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे कि कस्टोडियल रेप होती है, स्टैट्यूटरी रेप होती है, गैंग रेप्स होती है, मराइटल रेप होती है। तो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मथुरा रेप केस की। मथुरा रेप केस जो है, इसमें क्या होता है कि एक लड़की पुलिस कस्टडी में रहती है, और पुलिस वाले ही उसका गैंग रेप करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट सारे पुलिस वालों को एक्विट कर देता है। इसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है इस केस के ऊपर, और ये निकल के आता है, काफी अमेंडमेंट्स आती है हमारे क्रिमिनल लॉ में, जिसमें
पहली बात तो इसको कैटेगराइज किया जाता है कस्टोडियल रेप, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में वो लड़की थी, इसीलिए इसको हम कस्टोडियल रेप कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या अमेंडमेंट आता है कि सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें 114A इंसर्ट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872 में एक अमेंडमेंट आती है जिसमें कहा प्रिज्यूम किया जाता है लैक ऑफ कंसेंट इन स्पेसिफिक केसेस इफ द विक्टिम सेड सो, इट अप्लाइज टू द कस्टोडियल रेप। तो उसमें क्या होता है कि अगर तो विक्टिम ने कहा कि उसकी पुलिस कस्टडी में बगैर सहमति से उसकी रेप हुई है, तो उस बात को प्रिज्यूम किया जाएगा, उसको स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। और उसके बाद जो है फिर सेक्शन 228A आईपीसी में इंसर्ट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी को प्रोहिबिट करते हैं। जैसे हमने निर्भया के केस में देखा, उसका नाम निर्भया नहीं था, तो उसका डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे आइडेंटिटी की कौन है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस बना देते हैं सेक्शन 228A इंडियन पीनल कोड में। उसके बाद क्या होता था कि ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, तो जो विक्टिम होती थी उसकी जो उसकी इमेज को टार्निश किया जाता था, उसको बहुत ज्यादा अटैक किया जाता था, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है सेक्शन 155(4) इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंड होकर के आया, जिसमें विक्टिम को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत अब कोर्ट नहीं देता है। तो ये तीन चीज यहां से निकल के आई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे पहली की प्रिज्यूम किया जाता है कि उसकी कंसेंट नहीं थी अगर तो विक्टिम कह रही है, दूसरी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं की जाएगी, और थर्डली उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं जी गैंग रेप की, मान लीजिए बात करते हैं, तो गैंग रेप में सबसे बड़ा अभी बहुत पुराना केस नहीं हुआ है निर्भया का। तो निर्भया का क्या हुआ, जब एक से अधिक पुरुष किसी भी महिला का रेप करते हैं तो उसको हम गैंग रेप कहते हैं। और इसमें जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी, जिन्होंने काफी अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में लाया गया है, जिसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अपने को फोकस रखते हुए डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है कि अगर तो विक्टिम की डेथ हो जाती है और या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती है, मतलब कि बिल्कुल चल पैरालाइज हो जाती है, उस स्टेट में जो भी परपिटरेटर ऑफ क्राइम है उनको जो है सजाए मौत मिलेगी, डेथ पेनल्टी। ये एक और डेवलपमेंट इसके साथ आ रही है, ये देख रहे हैं। फिर अभी एक और रिसेंटली हमारा जो है कठुआ रेप केस हुआ जम्मू और कश्मीर में, जिसमें 8 साल की लड़की होती है, उसका रेप करता है, गैंग रेप होती है उसकी, और प्रीस्ट था बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के, उसके बाद उस लड़की का मर्डर कर देते हैं। तो इसको जो है स्टैट्यूटरी रेप के कैटेगराइजेशन में आएगा। स्टैट्यूटरी रेप में क्या होता है कि अगर कोई भी लड़की 18 वर्ष की वैसे तो कम है और उसका सहमति या असहमति मायने नहीं रखती है, यहाँ पे तो खैर दूसरा ही केस है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये 8 साल की छोटी लड़की को रेप करके मार देते हैं, तो यहां पर भी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया कि अगर 12 साल से नीचे की लड़की है और उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, तो वो भी डेथ पेनल्टी के योग्य हो जाता है। और हमने देखा कि पॉस्को एक्ट जो हमारा है 2001 से 2011 के बीच में, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने देखा कि जो चाइल्ड रेप है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर भी अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़ी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता था कि जो भी चाइल्ड को रेप करते थे
वो उसकी जान पहचान के ही होते थे, आइदर उसके गार्जियन हो गए या नेबर हो गए या घर का ही कोई सदस्य हो गया। तो बच्चे बहुत डर जाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई कि जो भी विक्टिम है उसको पुलिस प्रोटेक्ट करेगी जब तक ट्रायल का पीरियड है। तो ये जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू जैसे केसेस होते जाते हैं तो इवॉल्व होती जाती है हमारी क्रिमिनल लॉ उसी के हिसाब उसको केटर करने के लिए। आपने इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है और ये वाकई में हमारे समाज में जो है ये इंफॉर्मेशन की बेहद जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो लीगल एस्पेक्ट्स वाली बातें आपने आज बताई ये हम जैसे नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, किसी नई इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, किसी नई पर्सनालिटी को मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।